से आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। लर्निंग कैंपस ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को स्टडी करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को किया था। अब सिर्फ ये दो एक्ट बचे हैं, तो इस वीडियो के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कर लेंगे और उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक एक्ट बचेगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले ये जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत बड़ा एक पोर्शन उस कॉन्स्टिट्यूशन का हमने इससे डेराइव किया है। क्योंकि ये जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये अपने आप में ही बहुत बल्कि था, बहुत लेंथी, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड था। उस वक्त इसके अंदर 321 सेक्शन थे, 10 शेड्यूल्स थे, काफ़ी लेंथी, काफ़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था ये। अब इस एक्ट के अंदर क्या कहा गया था, तो वो जो साइमन कमीशन आया था 1927 के अंदर, 1930 में जाकर उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और उसने क्या कहा था कि भाई एक ऑल इंडिया फेडरेशन यहाँ पे बनना चाहिए। तो वही ऑल इंडिया फेडरेशन की बात इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने की। तो इसने ये कहा कि हम क्या करेंगे, एक ऑल इंडिया फेडरेशन हम इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, जिसके अंदर जो प्रोविंसेस हैं, ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, वो भी होंगी और जो प्रिंसली स्टेट्स होंगी वो भी होंगी, और एक यूनिट की तरह ये काम करेंगे। यानी जो जो लॉज जो हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस के ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं, वहाँ पे वो अप्लाई किए जाते हैं, वही प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर भी होंगे। ओके, कुछ थोड़ी बहुत वेरिएशंस होंगी, लेकिन ओवरऑल जो होगा एक ही किस्म का एक यूनिफॉर्म सिस्टम हम लेकर आएंगे। इसको कहा गया ऑल इंडिया फेडरेशन। अब इस एक्ट ने क्या काम किया, इस एक्ट ने ये काम किया कि जो पावर्स थी सेंटर और बाकी यूनिट्स के बीच में, जो पावर्स थी उनको डिवाइड कर लिया। जिस तरह से हमने देखा था कि पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में क्या काम किया था, सेंट्रल सब्जेक्ट अलग किए थे, प्रोविंशियल सब्जेक्ट अलग किए थे। यहाँ पे भी क्या हुआ, कुछ वैसा वैसे लगभग हुआ कि जो पावर्स थी सेंटर और बाकी यूनिट्स के बीच में, उनको डिवाइड किया। तो यहाँ पे 3 लिस्ट लेकर आए, एक थी फेडरल लिस्ट, एक थी प्रोविंशियल लिस्ट और एक थी कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये फेडरल लिस्ट क्या थी, फेडरल लिस्ट को लाया गया सेंटर के लिए, जिसके अंदर टोटल 59 आइटम्स थी। यानी फेडरल लिस्ट वो थी जिनके ऊपर सेंटर काम करेगा, सेंटर उनके बारे में जो कुछ भी होगा वो सारा सेंटर के हवाले है। प्रोविंशियल लिस्ट लाई प्रोविंसेस के लिए, जिसके अंदर 54 आइटम्स थी, और कॉन्करेंट लिस्ट लाई जिसके अंदर, कॉन्करेंट लिस्ट वो थी जिसके अंदर दोनों के लिए थी, सेंटर के लिए भी चीज़ें थी और प्रोविंसेस के लिए भी चीज़ें थी। और टोटल इसके अंदर कितनी आइटम्स थी, 36 आइटम इसके अंदर डाल दी। उसके बाद ये बात याद रखना कि जो रेसिड्यूरी पावर्स थे, रेसिड्यूरी पावर्स मतलब जो ना फेडरल लिस्ट में है, ना प्रोविंशियल लिस्ट में है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में है। अब फेडरल लिस्ट में आ गया सेंटर के लिए, प्रोविंशियल लिस्ट में आ गई प्रोविंसेस के लिए, कॉन्करेंट लिस्ट आ गई दोनों के लिए भी, सेंटर के लिए भी और प्रोविंसेस के लिए भी। लेकिन रेसिड्यूरी पावर्स वो हैं जो ऊपर वाली इन तीनों लिस्ट में किसी के पास नहीं होगी। तो इन रेसिड्यूरी पावर्स के बारे में क्या कहा गया कि भाई ये जो रेसिड्यूरी पावर्स हैं ये किसके पास रहेंगी, ये रहेंगी वाइसरॉय ऑफ द इंडिया जो है उसके पास रहेंगी। लेकिन हुआ क्या है, ये जो फेडरेशन था ये कभी बन ही नहीं पाया। क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने कभी इसके बारे में माना ही नहीं, उन्होंने कभी इसको ज्वाइन किया ही नहीं। भाई क्यों करते वो ज्वाइन, वो ऐसा क्यों करते, आप खुद आइडिया लगाओ कि अगर कोई राजा है, उसको ये वो किसी एक एरिया के ऊपर रूल कर रहा है, ये उसकी टेरिटरी है, इसके ऊपर वो रूल कर रहा है, यहाँ अंदर वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन अचानक से इसको कहेंगे कि भाई यहाँ पे हम अपने लॉज लेकर आएंगे, अपनी जो पॉलिसीज़ होंगे वो यहाँ पे सीधे सीधे हम उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। लेकिन उसको अगर परमिशन ली जाए, क्या आप ये मानते हो वो ऐसी बात मानेगा? कॉमन सेंस की बात है, वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो अंदर अपनी लाइफ जो थे बहुत ही लेविश लाइफ वो वहाँ पे जी रहे थे। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन था ये कभी बन ही नहीं पाया। उसके बाद क्या होता है, देखिए साइमन कमीशन ने क्या रेकमेंड किया, तो उसने एक और बात रेकमेंड की थी कि ये जो डायरकी है ना भाई, ये डायरकी एबॉलिश कर दो। ओके, तो डायरकी क्या थी, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के अंदर इन्होंने क्या काम किया था, जो सब्जेक्ट्स उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक सेंट्रल सब्जेक्ट अलग कर दिए, प्रोविंशियल सब्जेक्ट अलग कर दिए। प्रोविंशियल सब्जेक्ट को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक था ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे उस सिस्टम को, वो जो डायरकी थी उसको एबॉलिश कर दिया गया प्रोविंसेस के अंदर। तो प्रोविंसेस के अंदर डायरकी को तो एबॉलिश कर दिया, लेकिन डायरकी को सेंटर में लेकर आ गए थे ये लोग। अब प्रोविंसेस के अंदर जब डायरकी को एबॉलिश कर दिया, तो प्रोविंसेस को क्या दिया, तो प्रोविंसेस को दिया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो ये काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे। तो अब वो जो डिक्टेटरशिप चला रहा था ना अपनी, वहाँ रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर किसी किस्म की आंसरेबिलिटी नहीं थी वहाँ पे, वो यहाँ पे ख़त्म कर दी। तो प्रोविंसेस को अब पावर दी गई थी कि वो अब क्या कर सकते थे, वो एज ऑटोनॉमस यूनिट एक्ट कर सकते थे।
उनके पास ऑटोनोमस पावर आ गई थी। तो जो उनका एक डिफाइंड स्फीयर था, कुछ पावर डिफाइन की कि इसके अंदर आप जो है ऑटोनोमस है, आप अपने तरीके से यहाँ पे काम करो। ओके, तो इस एक्ट ने क्या काम किया, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया प्रोविंसेस के अंदर। तो अब जो गवर्नर था उसको क्या काम करना था, मिनिस्टर की एड के साथ जो उसने काम करना था, लेकिन अब यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल था टू द लेजिस्लेटिव जो कौंसल है प्रोविंसेस की वहां पे। क्योंकि हमने देखा था जो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट थे, ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट में तो थी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट में बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी। तो वो सिस्टम यहाँ पे खत्म कर दिया। यहाँ पे गवर्नर को अब रिस्पॉन्सिबल बनाया टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन मेंबर थे, यहाँ पे हमने पहले ही देखा था गवर्नमेंट, ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया था, वहां पे ऑफिशियल जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे यानी इंडियंस थे, वो मेजोरिटी में आ गए थे। तो अब वो उन नॉन ऑफिशियल मेंबर के सामने आंसरेबल था। ओके, उसके बाद यहां पे क्या होता है, तो 1937 तक जो है ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पूरी तरह मिल गई थी। ओके, उसके बाद जैसे मैंने कहा कि जो डायरकी है उसको कहाँ पे लेकर आ गए थे, डायरकी को सेंटर में लेकर आ गए थे। और जो फेडरल सब्जेक्ट्स थे, अब वहाँ पे जो फेडरल सब्जेक्ट्स थे, अभी हमने देखा था कि जो फेडरल सब्जेक्ट, ये वाले जो फेडरल सब्जेक्ट आए थे जिसके अंदर 59 आइटम्स थी, तो इन फेडरल सब्जेक्ट को अब इन्होंने क्या किया, इन फेडरल सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट की कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ इस एक्ट के अंदर, बाई कैमरलिज्म जो था, तो उस वक्त जो 11 प्रोविंसेस थी, 11 में से 6 प्रोविंसेस के अंदर 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस के अंदर बाई कैमरलिज्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो बाई कैमरलिज्म पहली बार अगर देखा जाए वो किसके अंदर इंट्रोड्यूस किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। एक अपर हाउस था, एक लोअर हाउस था, और उन दोनों के लिए जो इलेक्शन होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, एक लिमिटेड फ्रेंचाइज के साथ। तो इसलिए इस एक्ट के अंदर क्या किया गया, जो 11 प्रोविंसेस थी उनमें से 6 प्रोविंसेस के अंदर इन्होंने बाई कैमरलिज्म लेकर आ गए थे। तो इसलिए जो लेजिस्लेचर था बंगाल का, बम्बई का, मद्रास का, बिहार का, आसाम का और यूनाइटेड प्रोविंसेस जो थी, उनको बाई कैमरलिज्म उनने दे दिया था। तो उनके अंदर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, यानी एक अपर हाउस होगा उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहेंगे, एक लोअर हाउस होगा जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे। लेकिन ये जो बाइकैमरलिज्म दिया था ऐसा नहीं था इनको पूरी तरह से आज़ाद कर दिया था, प्रोविंसेस की ये बात हो रही है, इनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी थी। ठीक है, उसके बाद अब देख लीजिए, मॉरले-मिंटो रिफॉर्म में इन्होंने कॉमनल इलेक्टोरेट स्टार्ट किया था, सबसे पहले मुस्लिम्स को दिया। उसके बाद हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में ये सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आ गए, सिख्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने फर्दर ये जो प्रिंसिपल था कॉमनल रिप्रेजेंटेशन का उसको ओवर बढ़ाया। तो इस बार ये सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आ गए डिप्रेस्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट जो थे उनके लिए, वुमेन्स के लिए और वर्कर के लिए भी इस कॉमनल रिप्रेजेंटेशन को ये लेकर आ गए। और क्या होता है इस एक्ट के अंदर, तो जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी, वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसकी जो काउंसिल हुआ करती थी, वो 15 मेंबर की लंदन के अंदर जो काउंसिल हुआ करती थी, उस काउंसिल को इस्टेब्लिश कर ये एबॉलिश कर दिया। ठीक है, तो एबॉलिश कर दिया काउंसिल ऑफ इंडिया को, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है ना, तो उसको इस एक्ट ने एबॉलिश कर दिया। तो अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था फॉर इंडिया, ठीक है, उसके साथ क्या काम किया गया, उसको एक टीम दी गई एडवाइजर की, आप इनके साथ मिलकर काम कर लीजिए। ओके, तो ये होता है काउंसिल ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है ना, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल कहते थे, जो लंदन में बैठती थी 15 मेंबर की, उसको इसके अंदर एबॉलिश कर दिया गया था। तो ये बात याद रखना कि अब यहाँ पे जो है ना फ्रेंचाइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था, लगभग 10% जो है पॉपुलेशन के अब वो वोट दे सकते थे। उसके बाद यहाँ पे एक ज़बरदस्त चीज़ की गई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको इसके अंदर इस्टेब्लिश कर दिया गया था, ये बात याद रखना। उसके अलावा इसी एक्ट के अंदर फेडरल कोड भी 1937 के अंदर जाकर इस्टेब्लिश कर दिया गया था, ये भी इस एक्ट की एक बात याद रखना। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। तो ऊपर जो मोटे मोटे प्रोविजन थे इसके बारे में वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो उसके बाद आप बुक खोल के इसको देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हो गए, एम लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन से मैंने ये उठाया है कंटेंट। तो पेज 1.9 के अंदर ये दी हुई चीज़ें हैं। तो जो मेजर बातें उसके अंदर थी वो मैंने बता दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसके बाद एक लास्ट एक्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उसको किसी दूसरी वीडियो में कर लेंगे। तो अब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।